ग्लोबल सर्जिकल पैकेज। तो ग्लोबल सर्जिकल पैकेज क्या होता है? आपका वारंटी पीरियड होता है, वारंटी पीरियड। तो वारंटी पीरियड तो सबको पता है क्या होता है। सपोज आपने एक फ्रिज खरीदा है ना, और उस फ्रिज की 6 मंथ्स की या 1 ईयर की वारंटी दी हुई है कंपनी ने, तो उसके 1 ईयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो जो सर्विस होती है ना वो फ्री होती है, ठीक है, यानी कि कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन वो कैंडिडेट सर्विस तो प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही ग्लोबल सर्जिकल पैकेज होता है। ग्लोबल सर्जिकल पैकेज में क्या होता है, जैसे सपोज किसी की सर्जरी हो गई, अब उस सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई दिखाने आया वो, है ना, तो अब वो डिपेंड करता है कि क्या दिखाने आया है। सपोज मैंने एक फ्रिज खरीदा सैमसंग का, ठीक है, जिसकी वारंटी है 1 ईयर, और मेरे पास सैमसंग का फोन भी है जिसकी कोई वारंटी नहीं है। अभी मेरा फोन खराब हो गया, तो क्या मुझे सैमसंग वाले को पैसे देने पड़ेंगे सर्विस के या नहीं देने पड़ेंगे? अगर जो कनेक्ट ना हुआ तो मैं आवाज मारूंगी, ठीक है? रुक जा। हेलो। हाँ जी बताओ। आपने फ्रिज खरीदा जिसकी वारंटी है 1 ईयर की सैमसंग का, और आपका जो फोन है सैमसंग का वो खराब हो गया जिसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, तो क्या आप जब सर्विस कराने के लिए बुलाओगे तो उसको सर्विस के पैसे दोगे या नहीं दोगे? नो सर। नहीं दोगे? नहीं दोगे? मारेगा पकड़ के वो। क्यों नहीं दोगे? सॉरी देंगे, क्योंकि फोन खराब हुआ है ना, फोन की वारंटी तो खत्म हो गई। सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड। हाँ, तो हम हाँ, सब फोन पैसे वाले नहीं की दे सकते देंगे। ना, फोन के देंगे ना, यानी कि हमने, लेकिन वो मॉडिफाई करेगा ना वो। आप बोलोगे जी वारंटी पीरियड है, तो वो क्या बोलेगा दुकान वाला? दुकान वाला तो ये बोलेगा ना कि सर वारंटी तो वॉशिंग मशीन की थी, फोन की तो खत्म हो गई। फोन की खत्म हो गई है, यही है। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे ही कोई सर्जरी परफॉर्म हुई तो ग्लोबल पीरियड लग गया, है ना। अब सर्जरी तो हिप की हुई, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम लेके आ गया वो आई की, तो पैसे तो देगा ना पेशेंट, क्योंकि उसको हिप की प्रॉब्लम थोड़ी हुई है, आई की प्रॉब्लम हुई है। शानवी क्या प्रॉब्लम है? मोनिका इससे नमक लो ना, सॉल्ट। हाँ, तो वही चीज है कि हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वारंटी होती है वो होती है आपकी 0 डेज, 10 डेज या 90 डेज, यानी कि जो मिनिमम सर्जरी होगी उसकी वारंटी क्या होगी? 0 डेज या 90 डेज, और जो मेजर सर्जरी होगी उसकी जो ग्लोबल पीरियड हो कितना होगा? 90 डेज होगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल पीरियड का रूल समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट। कल शायद हमारा डिस्कशन हो रहा था 25 मॉडिफायर पे, तो कुलदीप का क्वेश्चन था, तो कल मैंने बताया था कि 24, 25 एंड 57 मॉडिफायर कैन बी ओनली यूज विद ENM सर्विस कोड। जैसे कल वो बोल रहा था कि वो वैक्सीनेशन के साथ जाएगा, तो नहीं जाएगा, वो किसके साथ जाएगा? केवल ENM सर्विस के साथ में। हाँ, क्योंकि ये जो 3 मॉडिफायर्स होते हैं ना, ये सिर्फ ENM के साथ ही जा सकते हैं और किसी के साथ नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब इनका हम इन जो 3 मॉडिफायर है इनका हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। पेशेंट अराइव फॉर ENM सर्विस एंड फिजिशियन ऑल्सो परफॉर्म सर्जरी ऑन सेम डे। सर्जरी शुड बी अनरिलेटेड टू द प्रॉब्लम फॉर पेशेंट अराइव्ड, ठीक है। ग्लोबल पीरियड ऑफ सर्जरी 0 डेज और 10 डेज माइनर सर्जरी है ना। यानी कि एक पेशेंट आया जिसको कोई प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने क्या किया, पहले उसको चेकअप किया और कोई छोटी मोटी सर्जरी भी परफॉर्म कर रही उसी दिन, सेम डे, यानी कि 2 चीज परफॉर्म की। जैसे किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा था, तो उसने एब्डोमिनल पेन का तो ENM दिया, और उसने देखा कि उसके हाथ में ना कोई एब्सेस है, तो एब्सेस का उसने क्या किया? इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दिया। तो 2 डिफरेंट चीजें हैं, ENM अलग चीज के लिए परफॉर्म हो रही है और प्रोसीजर अलग चीज के लिए। तो अब क्योंकि जो इंसिजन एंड ड्रेनेज है ना, वो क्या है? सर्जरी है,
है ना। अब सर्जरी है तो उसका ग्लोबल पीरियड भी होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा उसका ग्लोबल पीरियड कितना है। तो ग्लोबल पीरियड या तो 0 डेज होगा, 10 डेज होगा या 90 डेज होगा। तो 0 और 10 डेज को हम मानते हैं माइनर सर्जरी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनर सर्जरी, और 90 डेज क्या हो जाएगा आपका मेजर। ठीक है। तो अब सपोज जो सर्जरी परफॉर्म हुई है वो माइनर सर्जरी है, तो हम ऐसे कोड करेंगे 99213 और 33210, यानी कि ये टेम्पररी पेसमेकर लगाया है उसने सेम डे, तो हम ईएनएम के साथ क्या लगा देंगे 25 मॉडिफायर, और सर्जरी का कोड ऐसे ही जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी। सर प्रॉब्लम हमेशा अनरिलेटेड होनी चाहिए क्या? सपोज जैसे कि अगर लैसरेशन पेशेंट लेकर आए और लैसरेशन रिपेयर भी तब कर दिया, तब भी तो 25 दे देते हैं, तो वो तो रिलेटेड हो गया ना। नहीं, अच्छा सपोज आप लैसरेशन लेके गए है ना, तो आप डॉक्टर के पास किस लिए गए हो? सिर्फ स्टिच लगवाने गए ना, रिपेयर कराने के लिए गए हो ना। तो रीजन ऑफ द विजिट क्या है? रिपेयर ऑफ द लैसरेशन। तो उस केस में ईएनएम नहीं जाएगा। ओके, ईएनएम नहीं जाएगा। उस केस में ईएनएम नहीं जाएगा, सिर्फ सीपीटी जाएगी। सिर्फ सीपीटी जाएगी। सीपीटी नहीं, सिर्फ सर्जरी का कोड जाएगा। ईएनएम तभी जाएगा जब ईएनएम अनरिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होना चाहिए और जो सर्जरी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ओके ठीक है। तो अभी देखते हैं हमने इसमें ईएनएम का, इसमें तो अगर मैं यहाँ पे 25 मॉडिफायर की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी आपकी, हम लिख देते हैं 25 मॉडिफायर। जो अभी हमने एग्जांपल लिया है इसके हिसाब से हम बता देते हैं क्या है। A physician performs E&M service and surgery and minor surgery on same day. Surgery should be different for reason of E&M service. ठीक है। In that case, we need to append modifier 25 with E&M service code. अब आपको क्लियर हो रहा है ये कि अगर वो फिजिशियन सेम डे पे आपका ईएनएम करता है और सर्जरी करता है माइनर, ठीक है, और दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ईएनएम सर्विस के साथ में 25 मॉडिफायर लगाते हैं। अगर आप नहीं लगाओगे 25 मॉडिफायर तो वो क्या होगा, आपका क्लेम क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। वो बोलेगा आप सर्जरी के लिए आए हो ना, आप सर्जरी कोड करो, ईएनएम कोड ही क्यों कर रहे हो? तो ईएनएम का आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो ईएनएम का पैसा मिलने के लिए हमें 25 मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई जो सर्जरी हुई है ना वो रीजन दूसरा था और जो ईएनएम सर्विस प्रोवाइड की गई है वो रीजन दूसरा था, यानी कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ईएनएम सर्विस होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, to report E&M and surgery together on same day. E&M service should be
सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। ठीक है, तो अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं हो रही है तो फिर हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख दिया था मैंने। पेशेंट अराइव फॉर इन सर्विस एंड फिजिशियन आल्सो परफॉर्म सर्जरी ऑन सेम डे। सर्जरी शुड बी अनरिलेटेड टू द प्रॉब्लम फॉर विच पेशेंट अराइव। फिर यहाँ पे आपके ये, अब हमारे पास वो तो है नहीं बुक अभी, मतलब एक्चुअली क्या ना, आपको ये सॉफ्टवेयर में पता लगता है। उसका ग्लोबल पीरियड है ना, वो सीपीटी बुक में नहीं मिलेगा, वो सॉफ्टवेयर में ही मिलता है। ठीक है, तो हमें सर्जरी जब परफॉर्म हुई है तो उसका ग्लोबल पीरियड चेक करना पड़ेगा। सपोज हमने ग्लोबल पीरियड चेक किया, 0 डेज या 10 डेज था, माइनर सर्जरी थी, तो हमने क्या किया, ईएनएम का कोड लगाया, सर्जरी का कोड लगाया, और ईएनएम के साथ हमने कौन सा मॉडिफायर लगा दिया, 25। क्लियर है? यस सर। अगला मॉडिफायर है हमारा 57 मॉडिफायर। मॉडिफायर if E&M service and major surgery performed on either same day or surgery performed next day to E&M. In that case, we need to use 57 modifier with E&M service. अब यहाँ पे देखो एक पेज है, यहाँ पे क्या है ना, डेट है ना सेम होनी चाहिए। E&M and surgery date should be same, यानी कि उन दोनों की डेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर डेट अलग है ना, जैसे आज ईएनएम हुआ है और कल सर्जरी हुई है, तो कोई मॉडिफाई लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेजर सर्जरी के केस में ईएनएम एक दिन पहले हुई है और सर्जरी नेक्स्ट डे हुई है, तो भी 57 मॉडिफायर जाएगा। जैसे ग्लोबल पीरियड सर्जरी का 90 है, मेजर सर्जरी कैन बी परफॉर्म ऑन सेम डे ऑफ ईएनएम और 1 डे लेटर ऑफ ईएनएम सर्विस। इन दिस सिनारियो यूज मॉडिफायर 57 विद ईएनएम। तो इसको हम बोलते हैं 57 मॉडिफायर, ऑल्सो नोन एज डिसीजन फॉर सर्जरी। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आप बुक से पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रीजन क्या है, जो बुक में लिखा होता है ना, वो प्रैक्टिकली लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते। तो जो मैं गाइडलाइन आपको लिखा रहा हूं ना, अगर आपको ये गाइडलाइन, अगर आप जैसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि 57 मॉडिफायर क्या होता है, तो बुक में तो आपको क्या मिलेगा, बुक में तो ये एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, मैं दिखाता हूँ बुक में आपको क्या मिलेगा। दिखाई दे रहा है आपको? जी 57 मॉडिफायर, डिसीजन फॉर सर्जरी। तो अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि 57 मॉडिफायर तो डिसीजन फॉर सर्जरी होता है, तो इसका मतलब है आपको प्रैक्टिकली उसका यूज करना नहीं आता है। 25 मॉडिफायर क्या है, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, significantly separately identify evaluation and management service by the same physician or other qualified care on same day of। तो ये थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इतनी ही डेफिनेशन लिखी है, इसमें और भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
अपेंडिक्स ए होता है, अपेंडिक्स ए में लिखा है फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा लिखा हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ये ठीक है, एन एवोल्यूशनरी मैनेजमेंट सर्विस दैट रिजल्टेड इन इनिशियल डिसीजन टू परफॉर्म द सर्जरी मे बी आइडेंटिफाई बाय एडिंग मॉडिफाई। तो इतनी लैंग्वेज इसकी यूजर फ्रेंडली नहीं है। अब अगर आप ये वाली लैंग्वेज देखोगे तो हमें देखो क्लियर हो जाएगा। तो हम ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे, इफ ईएनएम सर्विस एंड मेजर सर्जरी परफॉर्म ऑन आइदर सेम डे और सर्जरी परफॉर्म नेक्स्ट डे to ENM. In that case, we need to use 57 modifiers with ENM service. अगर आप ये बताओगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको मॉडिफायर का यूज करना आता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली वे में है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो दोनों एग्जाम्पल दे दिए हैं। एग्जाम्पल सेम डे, सर्जरी परफॉर्म नेक्स्ट डे। और अगर मैं यहां पर भी एग्जांपल दूं ऐसे ही, सेम डे, नाइन 9-9-2-1 सपोज 4/2/2020 9-9-2-1-3 and 4/3/2020 33210। तो यहाँ पे आ जाएगा नो नीड टू एड मॉडिफायर 25। ठीक है, क्योंकि सर्जरी क्या हो रही है, नेक्स्ट डे हो रही है। हाँ, तो फिर अब 25 मॉडिफायर नहीं जाएगा। सेम डे हो रही है तो जाएगा लेकिन मेजर सर्जरी में क्या है, सेम डे हो रही है देखो तो भी जाएगा और नेक्स्ट डे हो रही है तो भी जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद होगी तो नहीं जाएगा। क्लियर है? सर ये सिर्फ मेजर सर्जरी के लिए है ना? क्या चीज? 57 सिर्फ मेजर सर्जरी के लिए है ना? 57 मेजर सर्जरी के लिए है ना सिर्फ? क्या चीज मेजर सर्जरी, समझा नहीं। आई मीन टू से कि मतलब अगर मेजर सर्जरी के केसेस में ही हम 57 लगाएंगे ना, मतलब माइनर सर्जरीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती? नहीं, माइनर सर्जरी के लिए फिर हम 25 लगाते हैं ना। 25। हाँ, ये है ना ग्लोबल पीरियड ऑफ सर्जरी माइनर सर्जरी है ना, तो माइनर के लिए हमारा 25 जाता है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनर सर्जरी है ना। सर हाँ जी सर, मुझे ये मतलब क्या कहते पूछना था आपसे कि ये इसमें जो है, जो आप मॉडिफायर्स बता रहे हो, अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो दोनों में सेपरेट है और डिफरेंस है इनमें, तो इसमें बेटर बुक से पढ़ने में ठीक रहेगा, ये जो आप नोट्स दे रहे हो इससे ज्यादा मतलब ठीक रहेगा? देखो बुक से आपको जो बुक का है ना वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, है ना, मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आप हाँ नहीं, एक्चुअली क्या ना, आपको ये तो पता लग जाएगा
कि आप ये देखो, अदीबा बोल रहे हो ना, अदीबा? यस सर, अदीबा। अदीबा, हमारी बुक में ना एक रूट कनाल का एक प्रोसीजर लिखा हुआ है ना? ओके, यस सर। वो प्रोसीजर पढ़ा के अगर मैं किसी को समझाऊं, वो अगर वो प्रोसीजर को पढ़ के ना जो लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करके करेंगे, तो उसको बहुत टाइम लगेगा समझने में। आप उसको प्रैक्टिकली दिखाओगे तो वो आधा घंटे में समझ जाएगा कि उसको क्या करना है। तो वही सेम चीज है कि अगर आप बुक से जाओगे तो आप पता तो लग जाएगा आपको कि ऐसे ऐसे करके होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखी है ना बुक की, वो बहुत डिफिकल्टी फेस होती है डिफिकल्ट है। ओके। हाँ, तो ये जो मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ना आपको, ये क्या है, आपका सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है और लेमन लैंग्वेज है। मतलब आपको जैसे नहीं भी पता है ना, तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या करना क्या है एक्चुअल में। ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने तो है ना शॉर्ट में बनाए हुए हैं कि सामने वाले कैंडिडेट को समझ में आए। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम टाइम है तो हम बाहर से भी थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है आपका 24 मॉडिफायर। लेकिन एक्चुअली पढ़ने के लिए इतना कुछ है ना कि जितना मैं लिखाऊंगा ना, आप उतना कर लोगे ना, वही मोर देन एनफ होगा। भी बहुत है, हाँ। हाँ वो तो 24 मॉडिफायर देखो क्या होता है। अब सपोज सर्जरी किसी की हो गई है ना, और ग्लोबल पीरियड चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना? सर्जरी ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन पास्ट एंड पेशेंट इज इन ग्लोबल पीरियड। ठीक है। Use 25 modifier with E&M service performed during global period for unrelated to previous surgery। ये इसकी डेफिनेशन है। अब क्या है कि सर्जरी पेशेंट की हो चुकी है, ठीक है, सर्जरी पेशेंट की हो चुकी है और उसका ग्लोबल पीरियड चल रहा है। ठीक है, ये भी वही है जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, वही सेम लैंग्वेज है। तो अब क्या होगा, अब वो डॉक्टर के पास किसके लिए आया है? ईएनएम के लिए आया है। तो अब दो सिनारियो हो सकते हैं। एक तो सिनारियो क्या हो सकता है कि ईएनएम रिलेटेड टू प्रीवियस सर्जरी, और दूसरा क्या हो सकता है, ईएनएम अनरिलेटेड टू प्रीवियस सर्जरी। जैसे सपोज रिलेटेड कैसे होगा, लेफ्ट हिप आर्थ्रोप्लास्टी परफॉर्म नाउ केम विद लेफ्ट हिप पेन, है ना? तो यानी कि जो ईएनएम है आया है वो रिलेटेड टू प्रीवियस सर्जरी है। और दूसरा क्या है, अनरिलेटेड कैसे होगा, लेफ्ट हिप आर्थ्रोप्लास्टी परफॉर्म नाउ केम विद एब्डोमिनल पेन। तो हिप आर्थ्रोप्लास्टी का और एब्डोमिनल पेन का कोई लेना देना ही नहीं है ना? तो इस वाले सिनारियो में हम क्या करेंगे भाई, ये तो वही वाला सिनारियो हो गया ना कि वारंटी चल रही है और सेम चीज के लिए है। तो डॉक्टर तो सर्विस परफॉर्म करेगा लेकिन उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है, हम कौन सा मॉडिफायर यूज, हम क्या करते हैं, सीपीडी कोड लगाते हैं 99204। मिल गया? अच्छा है, हाँ सीपीडी कोड 99024 हो गया आपका, जिसका वो क्या होगा आपका $0 वैल्यू होगी। ठीक है। और अगर वो अनरिलेटेड सर्विस है तो उस केस में क्या होगा, इन दिस केस यूज मॉडिफाई 24 विद ईएनएम सर्विस। ठीक है, क्योंकि ये है ना, देखो आपका
use 24 modifier with E&M service performed during global period for unrelated to previous surgery। ठीक है, तो ये 24 मॉडिफायर का डिस्क्रिप्शन हो गया। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो E&M है रिलेटेड है या अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड। हाँ, अगर रिलेटेड है तो 99024 जाएगा और उसका कोडिंग तो होगी लेकिन उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। और अगर अनरिलेटेड है तो उस केस में क्या होगा, हम E&M के साथ में 24 मॉडिफायर लगा देंगे। हाँ, नेक्स्ट है आपका, अब क्योंकि हम सेम चीज पढ़ रहे थे तो फिर हमने ये 2 मॉडिफायर यहाँ पे और डाल दिए, ये सर्जरी से रिलेटेड होते हैं। 78 मॉडिफायर, ये होता है आपका रिलेटेड सर्जरी परफॉर्म ड्यूरिंग ग्लोबल पीरियड। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, E&M की, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर्जरी परफॉर्म हुई और पेशेंट ग्लोबल पीरियड में है और उसकी दोबारा सर्जरी परफॉर्म हो गई, और वो सर्जरी रिलेटेड भी हो सकती है और अनरिलेटेड भी हो सकती है ना। तो फिर ये 2 मॉडिफायर है। 78 है आपका रिलेटेड सर्जरी परफॉर्म ड्यूरिंग द ग्लोबल पीरियड, एंड 79 है आपका अनरिलेटेड सर्जरी परफॉर्म ड्यूरिंग द ग्लोबल पीरियड। तो इसको हम कैसे समझेंगे, रिलेटेड सर्जरी परफॉर्म ड्यूरिंग ग्लोबल पीरियड हो गया आपका, जैसे पेसमेकर परफॉर्म इन पास्ट एंड ड्यूरिंग ग्लोबल पीरियड पेशेंट गेट इन्फेक्शन एंड फिजिशियन रिमूव्ड एंड इम्प्लांट न्यू पेसमेकर, यूज 78 मॉडिफायर विद सर्जरी कोड। तो देखो ये क्लियर है ना, रिलेटेड सर्जरी का केस। समझ में आ रहा है ये? यस सर। क्योंकि ये रिलेटेड हो गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सर्जरी परफॉर्म हुई है ना उसमें कौन सा मॉडिफायर लगाएंगे, 78, है ना। और अगर पेसमेकर परफॉर्म हुआ था इन द पास्ट एंड ड्यूरिंग ग्लोबल पीरियड पेशेंट अंडरवेंट PTCA, पहले पेसमेकर लगा था, अब PTCA हो रहा है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमनल एंजियोप्लास्टी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कौन सा मॉडिफायर लगाएंगे, 79 मॉडिफायर लगाएंगे। ठीक है, तो एक आपका हो गया आपका रिलेटेड और एक हो गया आपका अनरिलेटेड। सर हाँ जी, एक बार मॉडिफाई 24 और 79 में डिफरेंस बताएंगे? बिल्कुल, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो मैं हाईलाइट करूंगा बस वो पढ़ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ओके, यूज विद E&M। पानी मिला नहीं मिला, पानी मिला ना मिला, पानी मिला तो नहीं मिला। अनरिलेटेड सर्जरी परफॉर्म ड्यूरिंग द ग्लोबल पीरियड। अब बताओ आपको क्लियर हुआ? ओके, वो सिर्फ हम E&M के साथ लगाएंगे और ये हमारी जितनी भी सर्जरीज होंगी उसी ग्लोबल पीरियड में अनरिलेटेड उसके साथ लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो E&M परफॉर्म हो रहा है तो हम 24 लगाएंगे, और अगर सर्जरी परफॉर्म हो रही है तो हम लगाएंगे, तो हम 79 मॉडिफायर लगाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर जैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ये ग्लोबल पीरियड और E&M कोड ये हमें मतलब उस टाइम बताया होगा क्वेश्चन में, मतलब जो ये सब है कौन सा कोड लगाना है उसके लिए ग्लोबल पीरियड और E&M कोड लगाना है, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा या फिर नहीं?
नहीं, क्वेश्चन में देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, अगर 78 का आएगा या 79 का आएगा तो वो मेंशन करेगा कि पेशेंट इज इन द ग्लोबल पीरियड, वो मेंशन करेगा। ओके ओके। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, तो आपको पेशेंट का डेटाबेस चेक करना पड़ेगा कि पास में सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। ये नहीं हुई, ओके। वो फिर आपको पेशेंट के रिकॉर्ड से ही पता लगेगा। अगले 3 मॉडिफायर हैं हमारे, 2 मॉडिफायर हैं। (26) मॉडिफायर प्रोफेशनल कंपोनेंट है ना, और TC मॉडिफायर है आपका टेक्निकल कंपोनेंट। ठीक है। और उसके बाद है आपका ग्लोबल रेडियोलॉजी बिलिंग। तो ग्लोबल रेडियोलॉजी बिलिंग में क्या होता है आपका, नो 26 और TC मॉडिफायर होता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि क्या होता है। सिनारियो 1 है आपका, रेडियोलॉजिस्ट ऑन द क्लिनिक। चाहो तो मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। रेडियोलॉजिस्ट ऑन द क्लिनिक, ऑफिस क्लिनिक एंड मेक रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। यानी कि जो रेडियोलॉजिस्ट है उसने अपना सेटअप लगाया हुआ है, एक्सरे, CT, MRI कुछ भी परफॉर्म हुआ और उसने उसकी रिपोर्ट भी बनाई। तो उस केस में हमें ना तो 26 मॉडिफायर लगाना है, ना ही हमें क्या लगाना है, TC मॉडिफायर लगाना है। ठीक है, ओके। ओके। अब अगला क्या है आपका, रेडियोलॉजिस्ट ओनली मेक रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट बट नॉट ऑन द क्लिनिक। यानी कि सपोज डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहा है रेडियोलॉजिस्ट, और वहां पे जितने भी CT, MRI, एक्सरे परफॉर्म हुए उनकी रिपोर्ट बना रहा है केवल, लेकिन जो मशीन है वो तो हॉस्पिटल वालों की है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम 26 मॉडिफायर लगाएंगे। इन दिस केस यूज 26 मॉडिफायर विद रेडियोलॉजी रिपोर्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 71045। इस केस में ऐसे जाएगा, और इस केस में कैसे जाएगा, 71045 26 मॉडिफायर, और इस केस में कैसे जाएगा, 71045 TC मॉडिफायर। हॉस्पिटल परफॉर्म रेडियोलॉजी प्रोसीजर बट डिड नॉट मेक रिपोर्ट, है ना। इन दिस केस यूज TC मॉडिफायर विद रेडियोलॉजी रिपोर्ट। क्लियर हुआ? बताओ। क्यों है सर? हाँ जी, बताइए। तो ये 71045 ये किस चीज का कोड है? ये चेस्ट एक्सरे का कोड। ये कहाँ से है? ये तो मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, चेस्ट एक्सरे का कोड होता है। अच्छा अच्छा, ये आपने एग्जांपल लिखा है, ओके। हाँ, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, मतलब आपको कोई CPT का एग्जांपल लिख के दिखा रहे हैं ना कि कैसे करके हम, मतलब ये प्रेजेंटेशन है कि ऐसे करके करोगे आप। ओके। हाँ, प्रेजेंटेशन के लिए लिखा हुआ है।
क्लियर है? अच्छा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट है। डू नॉट चूज ऑप्शन विच कंटेन टीसी मॉडिफायर इन योर सीपीसी एग्जाम। अगर आपके सीपीसी एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में टीसी मॉडिफायर लगा हुआ है तो आप वो वाला ऑप्शन चूज मत करो। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो सीपीसी है ना, ये फिजिशियन का सर्टिफिकेशन है, तो फिजिशियन के लिए फिर हॉस्पिटल वाला कोड नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि टीसी मॉडिफायर तो हॉस्पिटल ही लगा सकता है। ये देखो ना, हॉस्पिटल लगा सकता है ना। हॉस्पिटल फॉर्म और उसने रिपोर्ट नहीं बनाई है। अगर रिपोर्ट बनाई होती तो फिर ये विदाउट मॉडिफायर जाता। प्रोफेशनल प्लस टेक्निकल दोनों कंपोनेंट होते। नेक्स्ट मॉडिफायर है 50 मॉडिफायर। 50 मॉडिफायर होता है आपका बायलैटरल। ठीक है, तो बायलैटरल क्या होता है? बोथ लेफ्ट एंड राइट। तो अगर वो बोथ हैंड पे प्रोसीजर परफॉर्म करता है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, तो हम 50 मॉडिफायर लगाएंगे। अब देखो एग्जांपल मैंने दिया हो, बोथ लेफ्ट एंड नेवर यूज मॉडिफायर इफ बायलैटरली ऑलरेडी रिटन इन सीपीटी कोड। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज रहेगी कि अगर आपके सीपीटी कोड के अंदर ही बायलैटरल लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो उस केस में आपको 50 मॉडिफायर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बायलैटरल ऑलरेडी है हमारे उसमें, है ना। तो हमें जरूरत ही क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप अपना रिज्यूमे बनाते हो तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे लिखते हो? हेलो हेलो हेलो, बताओ आप अपना हेलो। रिज्यूमे बनाते हो तो, हाँ, रिज्यूमे बनाते हो तो कैसे लिखते हो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन? हमने 10th की 12th की। ओके, तो आप ऐसे लिखते हो, ग्रेजुएशन 2020, ईयरली वाइज 12th 2017, 10th, which is wrong। मैं सिर्फ ये लिखूंगा। रीजन क्या है? जब मैंने ग्रेजुएशन की हुई है तो मैंने 10th और 12th तो किया ही होगा ना, किया ही होगा। राइट। ठीक है, तो मुझे 10th और 12th बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है, सपोज मैंने बीएससी किया है और मैंने एमबीए किया है, तो मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पता नहीं लगेगा कि अगर मैंने एमबीए लिखा केवल, तो एमबीए से ये नहीं पता लगेगा कि मैंने बीएससी किया है, बीडीएस किया है, बीएचएमएस किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, तो वो पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया था, वो मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर वो बायलैटरल ऑलरेडी लिखा हुआ है, बायलैटरल ऑलरेडी लिखा हुआ है सीपीटी कोड के अंदर, तो फिर हमें 50 मॉडिफाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपका, ये आपका एक्सरे हैंड है, 3 व्यूज परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल, है ना, एंड नीड कोड फॉर फिजिशियन। हमें फिजिशियन के लिए कोड चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे? 73130, और कौन सा मॉडिफायर जाएगा? 26 मॉडिफायर पहले, क्योंकि ये देखो, रेडियोलॉजिस्ट ओनली मेक रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट बट नॉट ऑन द क्लिनिक और हॉस्पिटल।
तो ये तो मॉडिफायर जाएगा ही जाएगा 26, है ना। Yes, sir. और उसने क्या किया, बायलैटरल प्रोसीजर परफॉर्म किया है ना। एक्स-रे हैंड 3 व्यूज बायलैटरल, है ना। तो बायलैटरल के ऊपर हमने कौन सा मॉडिफायर लगा दिया, 50 मॉडिफायर लगा दिया। और अगर ये कहाँ परफॉर्म होता, उसके क्लिनिक में परफॉर्म होता, है ना। एक्स-रे हैंड परफॉर्म इन क्लिनिक। तो हम क्या करते, 26 मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50 जाएगा फिर। क्लियर है। नेक्स्ट, (51) मॉडिफायर। मल्टीपल सर्जरी परफॉर्म बाय सेम इंसिजन, है ना। मल्टीपल सर्जरी परफॉर्म बाय सेम इंसिजन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे सपोज एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन है, लिवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, अपेंडिक्स भी है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है हमारे एब्डोमेन में। तो सपोज डॉक्टर ने एक सर्जरी करनी है तो कट लगाएगा डॉक्टर। तो अगर उसने केवल गॉल ब्लैडर में सर्जरी करनी है तब भी कट लगाएगा, अपेंडिक्स में सर्जरी करनी है तब भी कट लगाएगा, और दोनों पे सर्जरी करनी है तो कितने कट लगाएगा, एक कट लगाएगा। तो जबकि सीपीटी तो इस हिसाब से डिजाइन है ना कि भाई उसने पहले कट लगाया, फिर प्रोसीजर परफॉर्म किया, फिर स्टिच किया। तो टेक्निकली तो उसने कट एक बार लगाया। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो मेजर प्रोसीजर होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसका तो हम कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से भाई हमें पूरा पैसा दे दो, ठीक है। और जो छोटे प्रोसीजर होते हैं उसी इंश्योरेंस के थ्रू, तो उसमें हम क्या करते हैं 51 मॉडिफायर लगा देते हैं। तो मल्टीपल सर्जरी परफॉर्म बाय सेम इंसिजन, इन दैट केस वी नीड टू यूज मॉडिफायर 50 विद लेसर वैल्यू सीपीटी कोड, ठीक है। नेवर यूज 51 मॉडिफायर विद एड ऑन कोड्स। अच्छा, हमारे बुक में ना एड ऑन कोड्स भी होते हैं। तो एड ऑन कोड्स कौन से होते हैं, जिसके सामने क्या होता है, प्लस का साइन होता है। जब मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं बहुत है। जैसे ये है कोड है आपका, इसके सामने प्लस का साइन बना है ना, तो ये आपका एड ऑन कोड है। या एक और कोड दिखा देता हूँ, 49568। ये तो जब भी कोई एड ऑन कोड होगा ना, उसके सामने प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो एड ऑन कोड के साथ कभी भी आप 51 मॉडिफायर नहीं लगाओगे। अगर जैसे एग्जाम में अगर आता है आपका कोई ऑप्शन है जिसमें एड ऑन सीपीटी है और उसके सामने आपका 51 मॉडिफायर लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में हम वो वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्योंकि एड ऑन के साथ कभी 51 मॉडिफायर नहीं जाता है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे 2 प्रोसीजर परफॉर्म किए डॉक्टर ने, है ना। 44950, इसकी वैल्यू कितनी है, $1000 है। एंड 47600, इसकी वैल्यू कितनी है, 1500 है। तो हम जो कोडिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, जो 1500 वाला है वो तो पूरा जाएगा कोड, है ना। और जो लेसर वैल्यू वाला कोड है ना, उस पर हमने कौन सा मॉडिफायर लगा दिया, 51 मॉडिफायर। क्लियर है। लेकिन अगर ये एड ऑन कोड होता ना तो फिर हम मॉडिफायर नहीं लगाते। नेक्स्ट, पलवल हरियाणा में है। हाँ हाँ,
फिर अगला है आपका 52 मॉडिफायर, रिड्यूस सर्विस। इसमें क्या होता है आपका, फिजिशियन स्टार्ट द प्रोसीजर एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग आफ्टर गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे डॉक्टर ने कोई प्रोसीजर स्टार्ट किया और जितना उसकी रिक्वायरमेंट थी ना उतना उसको रिजल्ट मिल गया और उसके बाद उसने बीच में ही छोड़ दिया उस प्रोसीजर को, ठीक है। तो उस केस में हम 52 मॉडिफायर लगाते हैं। ये बहुत रेयर लगता है लेकिन, ठीक है, ज्यादा यूज होगा नहीं। 53 मॉडिफायर होता है आपका डिसकंटिन्यूड सर्विस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को टेबल पे लिया, प्रोसीजर स्टार्ट करने वाला था लेकिन उसको स्टॉप करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हाँ, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसका शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, है ना, कन्वर्जन हो गई उसको, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई। तो उस केस में हम कौन सा मॉडिफायर लगाएंगे? 53 मॉडिफायर। फिफ्टी 58 मॉडिफायर होता है आपका स्टेज प्रोसीजर। अब जैसे आपकी कोडिंग है ना, जैसे हमारी ट्रेनिंग चलेगी तो ये स्टेजेस में है। आप जब भी किसी को बोलोगे कि क्या हो रहा है तो आप बोलोगे कोडिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना। तो आपका वो क्या है, क्योंकि एक बार में कंप्लीट नहीं हो रही है। आज कुछ प्रोसीजर हो गया, कल फिर दूसरा होगा, फिर बाद में अगला होगा। तो ऐसे क्या करता है, जब डॉक्टर कुछ प्रोसीजर आज कर दिया, कुछ टाइम बाद शेड्यूल कर दिया, उसने प्लान कर दिया, बट इट शुड बी प्लान्ड, ठीक है। क्योंकि अगर वो प्लान्ड नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा। अनप्लान्ड का मतलब है तो उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ है, ठीक है। प्लान्ड का मतलब है मैंने आज उसका एक्सीजन किया, कल रिपेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन आज मैंने एक्सीजन कर दिया और उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ और मुझे रिपेयर करना पड़ा मजबूरी में, तो दैट इज अनप्लान्ड, ठीक है। आपका प्लान्ड में हमारा 78 मॉडिफायर जाएगा और सॉरी अनप्लान्ड में जाएगा 58 मॉडिफायर। तो ये क्या होता है आपका प्लान्ड प्रोसीजर होता है। स्टेज प्रोसीजर क्या होता है? प्लान्ड प्रोसीजर। If procedure is unplanned, use 78 modifier, ठीक है। इसको हम डिस्टिंक्ट सर्विस बोलते हैं। इसका बहुत वास्ट यूज होता है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूज टू अनबंडल सर्विस, ठीक है, ये बाद में देखेंगे क्योंकि इसका वाइटल बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये आराम से देखेंगे। अगला है आपका 62 मॉडिफायर। 62 मॉडिफायर होता है आपका को सर्जन, व्हेन टू सर्जन कंप्लीट सेम प्रोसीजर टुगेदर, ठीक है। और इसमें सर्जन शुड बी सेम रैंक, सर्जन सेम रैंक के होने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हम 62 मॉडिफायर लगाते हैं सर्जन ए और सर्जन बी के साथ। देखो मैं ऐसे करके कर लेता हूं, 33208 62 फॉर सर्जन ए, सर्जन बी। ठीक है। अगला है आपका 63 मॉडिफायर। यार
म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस आ रहा है तुम लोग किसकी साइड से। संजीव अपना म्यूट करो, संजीव म्यूट करो, तुम्हारे साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है। सर हाँ 62 हम दोनों सर्जन्स के लिए लगाएंगे। हाँ जी, ओके। एक्चुअली क्या ना, एक काम है ना, मैंने आपको एक काम असाइन किया। म्यूट कर रहा हूँ मैं, जिनके यहाँ से वो आ रहा है ना, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, तो सपोज मैंने आपको एक काम दिया, अब आपने अकेले किया तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। अब आप बोल रहे हो कि हम जी 2 लोगों ने मिलके किया है, तो मैं उस काम का 200% क्यों दूं? ठीक है, मैं ज्यादा तो दूंगा, चलो ठीक है, ज्यादा बड़ा काम था, आप अकेले नहीं कर पाए, 2 लोगों ने मिलके किया, लेकिन 62.5 मिलेगा, यानी कि 125% मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा जरूरी नहीं है कि दोनों डॉक्टर की जो कोडिंग हो ना वो आपके पास ही आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो जब भी देखोगे ना कि हाँ 2 सर्जन ने मिलकर सर्जरी परफॉर्म की है, आप कौन सा मॉडिफायर लगा दोगे? 62 मॉडिफायर लगा दोगे। जो आपका सर्जन होगा, जैसे सपोज ऐसे होता है, वही होगी छोटी वाली, ये तो बहुत दूर है। रिपोर्ट है ना, सर्जरी परफॉर्म, सर्जन ए बी, साइंड बाई सर्जन ए। तो इसका मतलब है हमें कौन सी, हम जो कोडिंग करेंगे वो क्या होगी? तो इस केस में सीपीटी कोड क्या होगा? 33208 62 मॉडिफायर फॉर सर्जन ए। बस हम सर्जन ए के लिए कोडिंग करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो किसकी है? सर्जन ए की है, यानी कि जिसने साइन किया उसी की रिपोर्ट होती है। सर्जन बी की रिपोर्ट भी अगर हमें करनी होगी ना, तो वो अलग रिपोर्ट आएगी, क्योंकि वो भी अपनी रिपोर्ट भेजेगा। तो हो सकता है कि सेम कंपनी में हो रही हो और हो सकता है कि डिफरेंट कंपनी में हो रही हो। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटा सा टेम्पलेट बना के दिया है कि आप कैसे चेक करोगे कि किस सर्जन के लिए कोडिंग करनी है आपको। तो जिसके साइन होंगे रिपोर्ट पे, बस उसी के लिए आपको कोडिंग करनी है। नेक्स्ट है आपका 63 मॉडिफायर। 63 मॉडिफायर क्या होता है आपका? यूज इफ पेशेंट वेट इज लेस देन 4 kg। अब अगर किसी पेशेंट का जो वेट है ना वो 4 kg से कम है, नॉर्मली बच्चों के केस में ही होगा। तो अगर वेट क्या है आपका 4 kg से कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कौन सा मॉडिफायर लगाएंगे? 63 मॉडिफायर लगाएंगे। तो इस केस में हमें वेट चेक करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है आपका 66 मॉडिफायर। अभी जैसे सपोज ये पंजाब का एक केस था ना, उसका हाथ काट दिया था एक पुलिस वाले का, तो उसकी सर्जरी हुई तो 5-6 लोगों ने मिलके की, है ना। तो जब 5-6 डॉक्टर मिलके कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, तो हर डॉक्टर के लिए कौन सा मॉडिफायर जाएगा? 66। हाँ 66 मॉडिफायर सर्जिकल टीम के लिए जाता है। क्या? 66 सर्जिकल टीम के लिए जाता है। ठीक है। तो आपका 62 हो गया को सर्जन, और 66 क्या होगा आपका? सर्जिकल टीम। एक और होता है आपका 80 मॉडिफायर होता है, असिस्टेंट सर्जन।
अगर असिस्टेंट देखो जो 62 तक तब लगेगा जब दोनों जो सर्जन है ना सेम रैंक के होंगे। अब अगर एक सर्जन है और एक असिस्टेंट सर्जन है तो हम क्या लगाएंगे 80 मॉडिफायर असिस्टेंट सर्जन के लिए। अगला है आपका 76 मॉडिफायर। तो जो 76 मॉडिफायर का फंडा है वो है आपका सेम प्रोसीजर, सेम डे, सेम फिजिशियन। सेम प्रोसीजर, सेम डे, सेम फिजिशियन। तब हम कौन सा मॉडिफायर लगाएंगे? 76 मॉडिफायर। जैसे चेस्ट एक्सरे 1 व्यू 10 AM हुआ, डॉक्टर जॉन ने किया। फिर चेस्ट एक्सरे 1 व्यू दोबारा हुआ 2 o'clock हुआ है, वो भी डॉक्टर जॉन ने ही किया है। तो जो पहली बार है वो तो हम कोई मॉडिफायर नहीं लगाएंगे, और दूसरी बार है हम क्या लगाएंगे 76। अगर ये हॉस्पिटल में हुआ है तो कैसे लगाएंगे 26 लगा देंगे, और यहाँ पे भी क्या जाएगा 26 10 76। 77 मॉडिफायर क्या होता है आपका? सेम प्रोसीजर, सेम डे, डिफरेंट फिजिशियन। चेस्ट एक्सरे 1 व्यू at 10 AM by Dr. John. चेस्ट एक्सरे 1 व्यू 2 PM by Dr. Michael, है ना? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में 76 मॉडिफायर जाएगा। अब कहाँ पे देखा है? (91 मॉडिफायर। 91 मॉडिफायर क्या होता है आपका? ये तो रिपीट लैब, मतलब इस केस में अगर ये लैब होती ना तो 76 नहीं जाएगा। लैब के केस में क्या जाता है 91 जाता है। रिपीट लैब प्रोसीजर सेम डे फॉर मेडिकल नेसेसिटी। अब जैसे किसी का सीबीसी हुआ मॉर्निंग में 4 तारीख को 3 बार सीबीसी हुआ, ये 10 AM हुआ है, ये 11 AM हुआ है, और ये 2 PM हुआ है। तो एक बार तो जाएगा विदाउट मॉडिफायर और 2 बार जाएगा विद 92 मॉडिफायर 91 मॉडिफायर। क्लियर है? हेलो, ओके। और सर फिजिशियन सेम? फिजिशियन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो सिर्फ प्रोसीजर से पड़ेगा, लैब प्रोसीजर के लिए, ठीक है। अब कुछ आपके ये अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक मॉडिफायर हैं। आरटी हो गया राइट, है ना, और एलटी हो गया आपका लेफ्ट। इसको कैसे मॉडिफायर यूज करोगे? जैसे अगर लेफ्ट हैंड पे किया है तो एलटी लगा दोगे, राइट हैंड पे किया है तो आरटी लगा दोगे, ठीक है। फिर आपके थंब मॉडिफायर। एक चीज ध्यान रखना, जो मॉडिफायर होते हैं ना हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप अपने दोनों हाथ को देखोगे तो लेफ्ट थंब से स्टार्ट करो, FA लेफ्ट हैंड थंब, फिर इंडेक्स फिंगर F1 F2 F3 F4, फिर वापस राइट हैंड थंब आ गया। तो देखो आपको सारे समझ में आ जाएंगे ये। आ रहे हैं समझ में? जी सर। आप देखो, अगर आप रट्टा लगाओगे तो नहीं होगा। आप अपने दोनों हाथ को देखो और लेफ्ट से पहले थंब आएगा हमेशा, पहले लेफ्ट हैंड थंब, फिर लेफ्ट की सारी फिंगर काउंट हो जाएंगी, फिर राइट हैंड थंब। और सेम होता है आपके टो के होते हैं, सेम एज टोज, सेम एज हैंड या फिंगर मॉडिफायर, ठीक है। तो E1 E2
ये क्लियर है ना आपको? हैंड और थंब, ये आपके टो और फिंगर के मॉडिफायर। यस सर। उसके बाद आते हैं आपके लेफ्ट अपर आईलिड मॉडिफायर। मतलब अब आईलिड आपकी 4 होती हैं, 2 अपर 2 लोअर, तो हमेशा स्टार्ट लेफ्ट से ही होगा। लेफ्ट अपर आईलिड E1, लेफ्ट लोअर आईलिड E2, राइट अपर आईलिड E3 एंड राइट लोअर आईलिड E4। फिर ये 3 आपके कॉर्नरी आर्टरी के मॉडिफायर हैं। कॉरोनरी आर्टरी मॉडिफायर, RC होता है राइट कॉर्नरी आर्टरी, LC होता है आपका लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, LD होता है आपका लेफ्ट एंट्रियर डिसेंडिंग, और Q6 हमने कल डिस्कस किया ही था, लोकम टेनम वाला होता है। इसमें और भी बहुत सारे मॉडिफायर है, जैसे एनेस्थीसिया के मॉडिफायर है, वो हम एनेस्थीसिया के साथ ही डिस्कस करेंगे, वो हमारा कल होगा टॉपिक। तो अब आप बताओ कोई ऐसा मॉडिफायर जो आप लोगों को समझ में ना आया हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। Right? 57 हो गया। ट्वेंटी 24 हो गया। सर वो जो आपकी वेबसाइट पर सर वो रिकॉर्डिंग थी सर, वो तो शो नहीं हो रही है। हाँ, तो उसके लिए अब मेंबर का वो करना पड़ेगा, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, फिर उसके बाद मैं अप्रूव अच्छा करूंगा, तब वो दिखाई देंगी। हाँ ठीक है सर, वो आज को उसको रजिस्टर कर लूँगा। हाँ, रजिस्टर करोगे तभी। एक्चुअली कल वो काफी सिक्योरिटी हम उसको कर रहे हैं ना, जी तो जो रजिस्टर यूजर होंगे ना, वही चेक कर पाएंगे। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो वो वीडियो पहले गुड टू नो वाला सेक्शन था ना, अब वीडियोज हो गया है वो। हाँ वीडियोज सर, में मैं तो डालेंगे। लेकिन वीडियोस में भी जा रहा था, वही मतलब कि साइन अप के लिए बोल रहा हूँ उसमें। हाँ, तो साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप करना ठीक है सर, ठीक। पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? 78 सर 79 थोड़ा सर 26 रिपीट कर दीजिए। रिपीट नहीं करूंगा, पूछो क्या पूछना है। रिपीट मैंने कल बताया था ना, रिपीट मैं तब करूंगा जब बिल्कुल समझ में ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। सर तो पहले आप देखो उसमें कि क्या नेट। लिखा हुआ है। हाँ, तो अब फिर ठीक है क्वेरी सर। पूछो इसमें। हाँ, बताओ देखो क्या है। पढ़ो, टेबल पढ़ो, तब समझ में आएगा। ये दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? जी सर। उस केस में जाएगा 26। तो बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है सर, आगे वो जब आपने पहले बताया था ना, तो वो मेरे पास आया नहीं था, वो जब आप क्या नहीं, स्क्रॉल कर रहे थे। तुम्हारे पास नहीं आया मतलब? सर वो नेटवर्क इश्यू था ना, थोड़ा स्लो चल रहा था नेट। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। नहीं, बताने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज लिखी हुई है, क्या आपको वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको मॉडिफाई करके ना और सिंपल लैंग्वेज बना सकते हैं, लेकिन वो समझ में आना जी चाहिए, है सर। ना। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो मैं जी एक्सप्लेन जी। कर दूंगा फिर। क्लियर है ना सबको? यस सर, अब है। 51 52 53 58 62। मोनिका, दो हरड़ देना, हरड़ देना। एक बार होल्ड करो, मैं आता हूँ।
हेलो, कोई डाउट अभी तक? नो सर, क्लियर है। ओके। सेवेंटी 77 मॉडिफायर। दो मेल ले जा रही 91 मॉडिफायर। फिर बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। कोई डाउट नहीं। टाइमली पहुंच जाऊंगा 9 बजे तक, अभी निकला तो। पानी की बोतल पिला ली, खाली बोतल है, आधी है। तो फूल कर लियो ना, दे दो एक बोतल है। छोटी वाली ये नहीं। ओके। आप वहाँ से बता देना, मॉर्निंग का शिफ्ट। तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि इवोल्यूशन मैनेजमेंट के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको ये क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आज। सॉल्व आप खुद करोगे। इसमें देखो कुछ आईसीडी के क्वेश्चन है, वो अभी हमें आईसीडी पर फोकस नहीं करना है क्योंकि आईसीडी हम अपने मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो ये हम क्वेश्चन दोबारा भी सॉल्व करेंगे। अभी हमारा ये सीपीटी आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले तो देखो सबसे पहले देखो आपको ये चारों कोड किसके हैं? ऑफिस के हैं, है ना। और इसमें दो न्यू पेशेंट हैं, और दो एस्टेब्लिश पेशेंट है ना। तो या तो वो न्यू पेशेंट होगा या एस्टेब्लिश होगा। जैसे ही हमें पता लगेगा कि वो न्यू है या एस्टेब्लिश है तो हमारे दो ऑप्शन हट जाएंगे ना। तो पढ़ो पहली लाइन। तो ये एस्टेब्लिश होना चाहिए या न्यू? ये एस्टेब्लिश है। एस्टेब्लिश है ना, तो आपके दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन हट गए ना। हट गए। अब हमें देखना है कि इसमें से और इसमें से क्या होगा। तो अब हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन हम हमेशा टेबल बना के ही करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो टेबल बनी हुई है ना ऑलरेडी। अब देखो इसमें हिस्ट्री क्या है? डिटेल एग्जामिनेशन, मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी।
डिटेल 99 डिटेल एंड moderate मॉडरेट complex. कॉम्प्लेक्स है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 99214. 99214। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर है? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? तभी हो पाएंगे आपके जब आपको ये कोड का मीनिंग पता होगा। सारे कोड का नहीं, जो मैंने आपको बेसिकली बताया था, बाकी तो आप कोड चेक कर सकते हो ना। हाँ जी, क्लियर है सबको? जी सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या है, टाइम्स 3 और इसमें है टाइम्स 2 यानी कि एक कोड जा रहा है और वो, तो हम पहले ये देखेंगे ये कोड है किस चीज के। ओके, Thank 99468 कोड है ना? क्या लिखा हुआ 99468 कोड में? पढ़ो। Initial patient neonatal care or daily evaluation management of 28 days or younger. क्या ये कोड 3 बार जा सकता है? नहीं sir. क्यों नहीं जा सकता? जाएगा तो क्यों जाएगा और नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? आपको दोनों आंसर पता होने चाहिए। बताओ क्यों नहीं जाएगा? कल देखो गाइडलाइन लिखवाई थी ना। तो वो क्रिटिकली इल नहीं है, इसलिए नहीं जाएगा। और कोई? सर पर डे बेसिस पे जाता है ना, तो जाएगा ये। चला जाएगा 3 बार। हाँ सर। अदीबा Yes sir. Yes sir. जाएगा 3 बार? जा सकता है। तो ये जाएगा 3 बार. ओके,
क्या लिखा हुआ है, ये हाईलाइट किया है जो मैंने? इनिशियल फिजिक्स फर्स्ट डे का कोड जो है नहीं 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 99304। नहीं, मैंने जो हाईलाइट किया है बस उतना। इनिशियल विजिट फर्स्ट डे। अब इनिशियल ऑब्जर्वेशन फर्स्ट डे। इनिशियल फर्स्ट डे। अब पढ़ो, अब बताओ जा सकता है? फर्स्ट डे 3 बार हो सकता है क्या? फर्स्ट डे नहीं नहीं, नो सर, नहीं जाएगा। इनिशियल का मतलब है सिर्फ फर्स्ट डे। फर्स्ट डे फर्स्ट डे 3 बार कैसे हो सकता है? 3 बार कैसे जाएगा? ओके। 99477। जा सकता है 3 बार? हेलो, यस 99477 3 बार जा सकता है? नहीं, ये भी इनिशियल है, इनिशियल है। तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए ना। हट गए। अब हमें इन दोनों ऑप्शन के वो देखने हैं। देखो अभी हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया है, अभी तो हम जो सिर्फ कोड है उनकी डेफिनेशन देख रहे हैं, उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना? अच्छा अच्छा। क्योंकि जो सीपीसी एग्जाम पास करने का फंडा है वो ये नहीं है कि आप क्वेश्चन करके सॉल्व करो। सीपीसी एग्जाम पास करने का फंडा है 150 क्वेश्चन होते हैं, 600 ऑप्शन है, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। तो आपको 450 ऑप्शन रूल आउट करने हैं, फिर वो 450 ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है? अब देखो 99460 क्या है, अब हमें देखना है 460 क्या है और 477 क्या है ना? 477 तो यही है, इनिशियल पर डे फॉर द इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट, ठीक है? 20 डेज ऑफ द यंगर, और ये हो गया है ना? और इसका सब्सिक्वेंट वाला कोड ये है 78, 77 और 78। और 79 क्या है? सब्सिक्वेंट केयर है पर डे इवोल्यूशन 1500 टू 2500 ग्राम। तो एक तो हमें ग्राम पे फोकस भी करना है ना? तो देखो कितने ग्राम का है ये? 1200 ग्राम। 1200 ग्राम का। तो 1200 ग्राम किस में आता है, 78 में या 79 में? 79 में। 79 में है? हाँ नहीं 78 में। तो ये आंसर क्या हो गया? 78 और 70। अब आप पढ़ोगे ना ये क्वेश्चन को, तो ये पूरा यही आएगा आपका आंसर। ये इसलिए नहीं होगा, ये कुछ और होगा। 99460 है ना? 99460 कोड भी देख लो आपका क्या है। इनिशियल हॉस्पिटल और बर्थिंग सेंटर केयर पर डे। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, तो ये क्या है? इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन फॉर लंग फंक्शन। तो इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन है, तो देखो ये अगर हम ये तो बर्थिंग सेंटर का था, और अगर हम 77 में जाएंगे तो 77 क्या है आपका? इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन है ना? तो वो 60 तो वैसे भी नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? डी आ गया। ये कोड किसका होता है बताओ? 218 ऑब्जर्वेशन में इनिशियल ऑब्जर्वेशन।
ये Initial सेम डे एडमिट सेम डे डिस्चार्ज, same day discharge. ये डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, और इसमें सेम डे एडमिट सेम डे डिस्चार्ज और डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक दिन में 2 ईएनएम नहीं जाते और वैसे भी 2 बार नहीं डिस्चार्ज थोड़ी होगा, है ना। हम्म, अब हमें ये देखना है कि इनिशियल है, सेम डे एडमिट सेम डे डिस्चार्ज है, या डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन है। और ये कोड लगाने के लिए देखो एक गाइडलाइन लिखवाई थी मैंने, देख रहे हो। सेम डे एडमिट सेम डे डिस्चार्ज के पेशेंट नीड टू बी इन हॉस्पिटल फॉर मिनिमम ऑफ 8 आवर्स। तो 2, 3, 4 तभी जा सकता है जब वो 8 आवर्स हो, सेम डे एडमिट सेम डे डिस्चार्ज होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या आना चाहिए आंसर? बी। हाँ, बी आएगा, क्योंकि 12 आवर्स हैं एक तो, और सेम डे डिस्चार्ज है। ठीक है। इसने क्या किया, डॉक्टर मार्टिन एडमिट पेशेंट टू द हॉस्पिटल। तो ये क्या है आपका, सेम डे एडमिट सेम डे डिस्चार्ज। ये क्या था आपका, कंसल्टेशन। ये क्या था आपका, एडमिट। तो अब एडमिट के 2 ऑप्शन है, तो या तो बी होगा या डी होगा, है ना। अब हमें पूरा क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, जब हमें आईसीडी का पता होगा। तो ये हम नेक्स्ट मंडे से आईसीडी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका आंसर बी या डी में से ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम डे एडमिट सेम डे डिस्चार्ज हो गए, और ये 99245 क्या था हमारा, कंसल्टेशन का। देखो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है ना, 99245 ये वाला। अ गायनेकोलॉजिस्ट एडमिट एंड एस्टेब्लिश पेशेंट, है ना। ये भी क्या है, एडमिट किया है इसने, तो ये दोनों तो हट गए, ए और सी। क्या बचे, बी और डी, क्योंकि ऑफिस का नहीं जाएगा फिर। यहाँ पे भी क्या आएगा, डॉक्टर ब्लैक एडमिट पेशेंट, तो क्या आएगा, सी और डी, क्योंकि ए और बी तब आता जब वो ऑलरेडी एडमिटेड होता, है ना। डॉक्टर मेक सब्सिक्वेंट हॉस्पिटल विजिट। सब्सिक्वेंट का मतलब है पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी में से आएगा, क्योंकि डी हो गया आपका सेम डे एडमिट सेम डे डिस्चार्ज, और 99221 क्या हो गया, एडमिट। तो एडमिट तो ऑलरेडी है ना, देखो उसने तो सब्सिक्वेंट विजिट की है ना, ऑलरेडी एडमिट है। ये हम इतना फास्ट क्यों कर पा रहे हैं, रीजन उसका पता है, क्योंकि हमें कोड की रेंज पता है। हाँ, अब ये देखो 57-year-old male was sent by his family physician to a urologist office for an office consultation। तो ऑफिस कंसल्टेशन के कौन से हैं, 241 से 245, है ना। अब चाहो तो आप टेबल बना के कर लो, या आप चेक कर लो कि सिस्टोस्कोपी हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो बी होगा, और नहीं हुई है तो ए होगा। अब हमें ये पढ़ना है कि हुई है या नहीं हुई है। द यूरोलॉजिस्ट रिकमेंडेड सिस्टोस्कोपी टू बी शेड्यूल्ड फॉर द फॉलोइंग वीक एंड डिस्कस द प्रोसीजर एंड रिस्क विद द पेशेंट। तो नहीं हुई है उसकी, ठीक है। टेक्निकली यहाँ पे 57 भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसने नेक्स्ट वीक प्लान किया है ना, तो 57 नहीं आएगा। 57 तो नेक्स्ट डे होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट डे होगा।
A neurological consultation in the emergency department of the local hospital is requested for a 25-year-old male with suspected closed head trauma. तो इसका आंसर देखो, हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट है पेशेंट और ये कंसल्टेशन हुआ है। देखो आप कंफ्यूज कहाँ होगे, आप देखोगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है ना, और आप कोड लगा दोगे ए, आप कोड क्या लगा दोगे ए, वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उसने क्या किया है, अ न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन इज रिक्वेस्टेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो जो सर्विस हुई है वो क्या हुई है, कंसल्टेशन हुआ है, और उसकी लोकेशन क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। हाँ, तो इसलिए हमारा आंसर या तो बी से होगा या डी होगा। हाँ, आप चाहो तो इसका टेबल बना के कर भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम कंप्रेहेंसिव है। एमडीएम हाई है, ये देखो कंप्रेहेंसिव एग्जाम, मेडिकल डिसीजन मेकिंग हाई, और हिस्ट्री के है। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री। तो वहीं पे आपके पॉइंटर के नीचे ड्यूरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री। तो ये तो वैसे भी तीनों हाई हो गए ना, तीनों हाई हो गए। तो ये वैसे भी 99255 में फॉल करेगा, ठीक है। आप चाहो तो टेबल बना के भी कर, दिखा देता हूँ एक बार टेबल बना के। टू 255 में कंप्रेहेंसिव एंड हाई कॉम्प्लेक्सिटी, टू 254 में कंप्रेहेंसिव मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, डिटेल्ड एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी, टू 252 में है ईपीएफ एंड एसएफ, और ये हो गया आपका प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा था कंप्रेहेंसिव, देखो कंप्रेहेंसिव 2 में है, लेकिन हम हाई वाले पे सर्कल कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेहेंसिव एंड हाई कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें चाहे कोई सा भी रूल हो, 3 आउट ऑफ 3 हो तब भी वही आएगा, और अगर 2 आउट ऑफ 3 है तब भी वही आएगा, है ना, तो ऐसे करेंगे। बताओ इसमें क्या आएगा,
क्या सर्विस हो रही है? फिर ऑफिस कंसल्टेशन तो ये दोनों आ गए है ना? BMC। हाँ, तो फटाफट देख लो हिस्ट्री क्या है, एग्जाम क्या है। बस कोड चेंज होंगे और लेबल तो सेम ही रहेंगे। बस ये कोड चेंज हो जाएंगे। 99245 डिस्क्रिप्शन दोनों में सेम ही है। आप देखोगे तो आपको यही मिलेगा। अब देखो इसमें हिस्ट्री क्या है, कंप्रेहेंसिव एग्जाम विराम में कॉम्प्रेहेंसिव है। हाँ ये है कॉम्प्रेहेंसिव एग्जामिनेशन। MDM हाई मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी। डिवीजन में। तो इसमें भी वही आ गया, हाई आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, है ना? तो ये मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अपना कोशिश करना, आईसीडी वाले को छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि 100% करना, ज्यादा में आईसीडी है भी नहीं। बस तुम लोगों का सीपीटी कोड सही होना चाहिए, ठीक है? तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा ये। और वीडियो के लिए आप लोगों को वो साइट पे ना रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर मैं अप्रूव कर दूंगा, ठीक है? और ये आज वाला वीडियो भी डाल दूंगा मैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।